Good morning, students. I hope you are continuously studying. Students, in our chapter number 1, solution, we have discussed many topics and today's our topic is solubility. ठीक है, तो इसको जानेंगे solubility क्या होता है. Solubility बेसिकली होता क्या है, वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हम डिजोल्व कर सकते हैं किसी गिवन सॉल्वेंट पर के अंदर किसी गिवन टेम्परेचर पे. कि भाई अगर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है कि 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें डिजोल्व कर सकते हैं. मान लो हमें वाटर के अंदर हमें शुगर ऐड करना है, शुगर डिजोल्व करना है, तो शुगर की वो मैक्सिमम अमाउंट जितना हम डिजोल्व कर सकते हैं उस वाटर के अंदर वो एट 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो उसको बोला जाएगा क्या, सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर. ठीक है, या सोल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर. ठीक है, उस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन की कितनी सोल्युबिलिटी है. ठीक है, उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, उसको बोला जाता है सोल्युबिलिटी. अब इसका रूल क्या होता है, बेसिक रूल को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक से. ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जैसा हमारा सोलवेंट होगा वैसा ही हम सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, जैसा सोलवेंट होगा वैसा ही उसके अंदर सोल्यूट जो है डिसॉल्व कर पाएंगे. इट मींस दैट पोलर कंपाउंड विल बी डिसॉल्व्ड इन पोलर सोलवेंट. कि अगर हमारा पोलर सोलवेंट है तो उसके अंदर हम पोलर कंपाउंड ही डिसॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, एंड नॉन पोलर कंपाउंड विल बी डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सोलवेंट. ठीक है, और नॉन पोलर अगर हमारा सोलवेंट है तो उसके अंदर हम नॉन पोलर कंपाउंड ही डिसॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब इसके कुछ पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले जान लो कि पोलर नॉन पोलर क्या होता है. पोलर नॉन पोलर क्या होता है, पोलर जो होता है मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं, ऑपोजिट चार्ज बन जाते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से ग्रेटर देन होती है. ठीक है, ग्रेटर होती है, जिनकी 0.4 से नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है उनका 0.4 से ज्यादा होता है, उनको बोला जाता है पोलर कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे हम H2O ले लेते हैं एग्जांपल के लिए. हमारा H2O है तो H2O के अंदर अगर हम देखें तो जो है एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो. ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स ने मिलकर क्या बनाया हुआ है, कंपाउंड बनाया हुआ है. ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, अब हाइड्रोजन जो है उसका क्या होता है, ऑक्सीजन के पास जो होता है ये आपस में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे. ठीक है, जब आपस में इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेंगे तो इन दोनों हाइड्रोजन्स के पास क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये क्या होगा, इनके जो चार्जेस के बीच का डिफरेंस है वो बहुत ही क्या होगा, 0.4 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या होंगे, ऑपोजिट चार्ज बना देंगे. ठीक है, जैसे पोल की तरह काम करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं ना. तो वैसे ही क्योंकि ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा इन पे और ऑपोजिट चार्ज 0.4 से ज्यादा होगा का डिफरेंस उनके ऑपोजिट चार्ज का, तो ये क्या बनाएंगे, पोलर कंपाउंड बनाएंगे. ठीक है, पोलर कंपाउंड बनाएंगे. अब नॉन पोलर कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ O2 ऐड हो गया, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के साथ ही मिलके O2 मॉलिक्यूल बना दिया. ठीक है, O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, 2 ऑक्सीजन होंगे और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है. तो उनका डिफरेंस जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि दोनों एटम जो है एक ही किसके हैं, एलिमेंट के हैं. ठीक है, तो जो बेसिकली O2 मॉलिक्यूल बनेगा उसका क्या होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, और जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.0 से नीचे या 0 होता है उनको बोला जाता है नॉन पोलर कंपाउंड. ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा नॉन पोलर कंपाउंड होगा. तो ये तो सिर्फ था पोलर और नॉन पोलर के बारे में. बेसिकली हमें याद क्या रखना है कि सोल्युबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, सोल्युबिलिटी है क्या,
कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन टेम्परेचर इन ए गिवन सोलवेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी दिए हुए टेम्परेचर पे और किसी दिए हुए सोलवेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलवेंट हम डिसॉल्व कर पाएंगे उसको बोला जाएगा सोल्यूबिलिटी। ठीक है, और इसका रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक। यदि पोलर सोलवेंट है तो पोलर कंपाउंड इसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगा, अगर नॉन पोलर सोलवेंट है तो नॉन पोलर कंपाउंड इसके अंदर डिसॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे कुछ आ जाते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड के अंदर कैसी सोल्यूबिलिटी हो जाती है? सबसे पहले आती है कंप्लीटली मिसिबल और फिर आती है ऑलमोस्ट इमिसिबल। कंप्लीटली मिसिबल क्या होती है? बिल्कुल ही जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जैसे होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाते हैं जिनको हम क्या नहीं कर पाते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि उनके अंदर सोल्यूट कहाँ पे और सोलवेंट कहाँ पे है। क्या हम वाटर के अंदर अगर शुगर को ऐड कर दिया जाए और उनको मिक्स कर दिया जाए अच्छे से, जब बिल्कुल ही मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, क्या हम उनको पहचान पाएंगे कि शुगर कहाँ पे और वाटर कहाँ पे है? नहीं पहचान पाएंगे। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं और इस तरह की सोल्यूबिलिटी को बोला जाता है लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल। ठीक है, कैसे बोला जाता है? कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूबिलिटी होती है वो जब क्या होता है, सोल्यूट जो है कंप्लीटली क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर मिल करके, उसको बोला जाता है कंप्लीटली मिसिबल। और ये कब होगा? जब दोनों ही जो होंगे, जो हमारे कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन के, वो क्या होंगे? बिल्कुल सेम ही टाइप के होंगे। इफ द टू लिक्विड्स आर ऑफ सेम नेचर, अगर वो दोनों सेम ही एक ही प्रकृति के हैं, एक ही प्रकार के हैं, दैट इज दे आर आइदर बोथ पोलर और बोथ नॉन पोलर, या तो दोनों पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो, तो क्या कर पाएंगे हम? उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कंप्लीटली मिसिबल, पूर्ण तरह से जो समांगी, जो बिल्कुल ही मिले हुए होमोजेनियस मिक्सचर एक प्रकार से आप बोल सकते हो। उसके बाद ऑलमोस्ट इमिसिबल, जो मिलाए नहीं जा सकते, जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि मिले ही नहीं है। जैसे ऑयल इन वाटर होता है, जब पानी के ऊपर आप पानी के अंदर जब ऑयल ऐड करते हो, क्या करता है? ऊपर उसके तैरता रहता है ना ऑयल, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑलमोस्ट इमिसिबल, कि ये मिसिबल नहीं है, ये आपस में मिले नहीं है। ठीक है, तो इफ वन ऑफ द लिक्विड इज पोलर एंड अदर इज अ नॉन पोलर इन नेचर, देन द सोल्यूबिलिटी विल बी कॉल्ड ऑलमोस्ट इमिसिबल। उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? ऑलमोस्ट इमिसिबल होगी, मिल ही नहीं पाएंगे वो। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है, एक नॉन पोलर है और दूसरा पोलर है। ठीक है, तो ये था हमारा सोल्यूबिलिटी के बारे में कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद इसका रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा सॉल्वेंट होगा वैसे ही नेचर का हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है, अगर पोलर कंपाउंड है तो वो डिसॉल्व किया जाएगा पोलर सॉल्वेंट में, अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो डिसॉल्व किया जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद सोल्यूबिलिटी के टाइप्स हैं। जब लिक्विड के अंदर लिक्विड की हम चेक करते हैं तो या तो वो कंप्लीटली मिसिबल होते हैं या ऑलमोस्ट इमिसिबल होते हैं, कि या तो बिल्कुल ही पूर्णतः उनको मिलाया ऐसा दिखाई देगा कि बिल्कुल ही मिले हुए एक दूसरे के साथ, उनमें से मतलब उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, उनके अंदर जो है ये नहीं पहचान की जा सकती कि कहाँ पे हमारा सोल्यूट है और कहाँ पे सॉल्वेंट है। और उसके बाद आ जाता है ऑलमोस्ट इमिसिबल, वो उस टाइप के सॉल्यूशन जिनके अंदर क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है बिल्कुल ही अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर, पानी के ऊपर तेल तैरता हुआ दिखाई देता है, उसको बोला जाता है ऑलमोस्ट इमिसिबल। ठीक है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लेंगे और उनके अच्छे से नोट सुनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हम सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखते हैं। So students, let's move to the next point of solubility, the solubility of solid in liquid। अभी हमने जाना था कि लिक्विड के अंदर जब लिक्विड को डिसॉल्व किया जाता है तो सोल्यूबिलिटी के कौन कौन से इफेक्ट सामने आते हैं। ठीक है, अब आप जानेंगे सोल्यूबिलिटी जब लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व किया जाता है तो हम कंसीडर करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें ए और बी एक सोल्यूट और सॉल्वेंट है। ठीक है, उनसे मिलकर क्या बन रही है? सोल्यूशन बन रहा है। तो इसके अंदर जब एक सोल्यूट क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड को जब लिक्विड के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं तो ये दो प्रोसेस होती हैं। ठीक है, एक होती है डिसोल्यूशन, दूसरी क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या होती है? व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द सोल्यूट क्या करता है?
डिजोल्व बिकॉज इट्स पार्टिकल, क्यों डिजोल्व हो जाता है सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर, बिकॉज इट्स पार्टिकल गो इनटू द लिक्विड एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जब सॉल्यूट जो है वो क्या करता है, लिक्विड के अंदर डाला जाता है सॉलिड, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिसॉल्व होते हैं उसके अंदर। वो क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर जो भी वैकेंट स्पेस बचते हैं तो उनके अंदर क्या कर लेते हैं, अपनी पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। और क्या होता है, ऐसे ही क्या हो जाता है, फिर उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन, ठीक है, कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं और अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा लेते हैं, उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। जब सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद अदर सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट प्रेसिपिटेटेड आउट, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जब क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स, जब सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं इसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, ठीक है, जब वो सॉलिड होंगे, सोल्यूट पार्टिकल कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, और वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ही, अपने दूसरे पार्टिकल्स के साथ ही क्या करेंगे, कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और कोलाइड कर करके क्या करेंगे, वो प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाएंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इन दो प्रोसेस को हम अच्छे से याद रखेंगे कि एक होती है डिसोल्यूशन और दूसरी क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं, उनके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन फिक्स करते हैं और क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, जब सोल्यूट के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, उसको बोला जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो इनके बीच में एक पोजीशन आती है कि जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, तब वो कौन सी प्रोसेस है, देखो एट द सैचुरेटेड स्टेट, वो कौन सी स्टेट है, सैचुरेटेड स्टेट है। जब सैचुरेटेड स्टेट कौन सी होती है सॉल्यूशन की, जब उसके अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, जब उससे ज्यादा एक अमाउंट आ जाता है, एक लेवल ऑफ अमाउंट आ जाता है सोल्यूट का, कि अब इससे ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो उस स्टेट को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। जब सैचुरेटेड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाती है तब ये क्या हो जाता है, तब एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है उस सॉल्यूशन के अंदर। इक्विलिब्रियम क्या होती है, जब उसके आगे नो फर्दर चेंज कैन बी ऑब्जर्व्ड, दैट स्टेट विल बी कॉल्ड क्या, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है किसकी वजह से, सैचुरेटेड स्टेट की वजह से सॉल्यूशन की, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो डिसोल्यूशन है और क्रिस्टलाइजेशन है, इनका क्या हो जाता है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, जिससे ये दोनों क्या करेंगी, ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, ये काम करना बंद कर देंगी, ठीक है, ये प्रोसेस जो है अपना काम करना बंद कर देंगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो नंबर ऑफ सोल्यूट है जो सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं वो इक्वल होंगे, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में ऐड है, जहां पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो सॉल्वेंट के अंदर जा रहे हैं वो इक्वल होंगे। जितने पार्टिकल्स हमने सोल्यूट के ऐड करवाए हैं सोल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, ये पार्टिकल्स इक्वल होंगे किसके, जो सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, गोइंग इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग आउट ऑफ, सेपरेटिंग आउट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, इसको बोला जाता है क्या, सैचुरेटेड स्टेट बोला जाता है। इसका हमें पता ही है कि जब नो फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड इन द सॉल्वेंट, दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेटेड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इनको देख लेंगे एक बार, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जानेंगे जो अफेक्ट करते हैं किसको, सॉलिड जब लिक्विड के अंदर ऐड किए जाते हैं उसको। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसको, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को, ठीक है। जब सॉलिड की है सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं वो हम जानेंगे।
सबसे हमारा फर्स्ट जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी सोल्युबिलिटी को सॉलिड की, उसको ये है नेचर ऑफ सोल्यूट, कि जो सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर है उस पे डिपेंड करेगी सोल्युबिलिटी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या होना चाहिए? दोनों सेम होने चाहिए, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, जैसा होगा सोलवेंट वैसा ही होना चाहिए सोल्यूट। ठीक है, if the solute is polar then solvent should be polar। ठीक है, and if the solvent is non-polar then solute should be non-polar। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा कि जैसा सोल्यूट होगा वैसा ही हमें सोलवेंट उसके अंदर डिसॉल्व करना है। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, जिसको हम बोलेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इट शुड बी सेम। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ गुड सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड जो फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा सोल्युबिलिटी के अंदर। ठीक है, सोल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। वो कैसे? जो सोल्युबिलिटी है वो क्या करती है? इरेगुलर बिहेवियर दिखाती है टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ, वो बढ़ भी जाती है, कुछ सब्सटेंस की घट जाती है। ठीक है, द सोल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो सोल्युबिलिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। इट इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है कि द आयनिक सॉलिड बिकम मोर सोल्यूबल एट हाई टेम्परेचर। की जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ज्यादा सोल्यूबल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, मतलब वो अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं ज्यादा टेम्परेचर पे। बट लेकिन सोल्युबिलिटी है वो इरेगुलर बिहेवियर दिखाती है। सभी सॉलिड का अगर कॉमनली देखा जाए तो क्या करती है? वो अलग अलग बिहेवियर दिखाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, वो कैसे दिखाती है अलग अलग बिहेवियर। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है सोल्युबिलिटी ऑफ कुछ सब्सटेंसेस की सोल्युबिलिटी है। जो कुछ सब्सटेंसेस है हमारे सोडियम नाइट्राइट NaNO3 जिसका सिंबल होता है फॉर्मूला, अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl। ठीक है, उसके बाद हमारा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl। उसके बाद हमारा ये जो तीन हमने सब्सटेंस लिए हैं इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। किसके साथ? टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। क्यों करती है इंक्रीज? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इनकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या है? एंडोथर्मिक है। क्या है इनकी प्रोसेस? एंडोथर्मिक है। ठीक है, द सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस सच एज सोडियम नाइट्राइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड increases with increase in temperature. It is because dissolution process of these substances is endothermic। वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होती है? जिसके अंदर हमारी हीट जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जिन रिएक्शंस के अंदर हमारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, उसको बोला जाता है क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा? सॉलिड सॉल्वेंट को हीट की जरूरत होगी क्या होने के लिए? डिसॉल्व होने के लिए। सोल्यूट को सोलवेंट में डिसॉल्व होने के लिए हीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा हीट मिलेगा यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा उतना ही अच्छा उसको क्या होगा? वो इजीली सोल्यूबल हो जाएगा उसके अंदर, उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, उतनी ही जल्दी वो क्या कर पाएगा? वो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक लिथियम सल्फाइड। हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये क्या करते हैं? ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के एग्जांपल है जिनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। किसके साथ? किसके साथ? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ। ठीक है, क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि इनकी डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक जो है एंडोथर्मिक का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? इसमें हीट, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब की जाती है और इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, यानी कि जब हम दो कंपोनेंट्स को, सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाएंगे और सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, या कोई दो कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट निकलेगा यानी कि जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या होगा? हमारा एक्सोथर्मिक होगा। कैसे? उसके साथ में क्या होगा? हीट रिलीज होगी। सॉल्यूशन के साथ में प्रोडक्ट तो हमारा बनेगा ही, उसके साथ में हीट भी बाहर निकल के आएगी। यानी कि इनको कम हीट की आवश्यकता होती है, कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और जितना ज्यादा इनका टेम्परेचर करेंगे हम
उतना ही कम ये क्या करेंगे, रिएक्ट कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो ये तो था हमारा जो सेकंड पॉइंट की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इसके बाद देख लेते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करने पे डिक्रीज करने पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि प्रेशर का कैसे इफेक्ट होता है किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड के ऊपर जब वो लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व किए जाते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सॉलिड जो है हमारे वो कैसे होते हैं, बिल्कुल ही सॉलिड होते हैं। उनके बीच का जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो काफी ज्यादा होता है और उनका डिस्टेंस जो है इंटरमोलिक्यूलर वो बहुत ही कम होता है। इसलिए प्रेशर लगाने पर भी उनको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, काफी ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और वो अपनी सेम पोजीशन पे रहते हैं, उन पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इसलिए इसका प्रेशर का जो है चेंज करने का, बढ़ाने घटाने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला सॉलिड्स के ऊपर। तो हम इसमें सिंपली एक लाइन लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of solid in liquid is generally small because solids are highly incompressible and remains unaffected with change in pressure। कि जो सॉलिड है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है सॉलिड के सोल्यूबिलिटी के ऊपर वो बिल्कुल ही स्मॉल होगा, जनरली स्मॉल होता है। क्यों, बिकॉज सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, वो उनको दबाया नहीं जा सकता, एंड रिमेन और रहते हैं क्या, अनअफेक्टेड, उनपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता विद चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंज का। ठीक है, तो ये सिंपल लाइन लिख देंगे इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट सोल्यूबिलिटी का, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, अभी तक हमने जान लिया कि लिक्विड के अंदर लिक्विड कैसे, फिर सॉलिड लिक्विड के अंदर कैसे, अब गैसेस लिक्विड के अंदर कैसे जो है सोल्यूबिलिटी होती है, उनकी सोल्यूबिलिटी कैसी होती है। कि जो गैसेस हैं, उन जो मोस्ट सोल्यूबल गैसेस होती हैं वो कौन सी गैसेस होती हैं, जो केमिकली क्या कर लेती हैं, रिएक्ट कर पाती हैं किसके साथ, किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के साथ। जो हमने लिक्विड सॉल्वेंट लिया है उसके साथ जो डायरेक्टली क्या कर लेती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं, केमिकली रिएक्शन बना लेती हैं, उनको बोला जाता है सोल्यूबल गैसेस। ठीक है, वही होती है सोल्यूबल गैसेस और उनकी सोल्यूबिलिटी हाई होती है। ठीक है, तो एग्जांपल है इसके कुछ, जैसे अमोनिया वाटर के साथ, वाटर हमारा सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है, उसको जब हम उसके अंदर जब अमोनिया गैस NH3 को जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, NH4OH, जब NH3 की H2O के साथ रिएक्शन करवाई गई तो वो NH4OH बना देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है HCl, जब H2O के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। ठीक है, HCl क्या है, HCl को जब H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो ये होता है जब जो सोल्यूबल गैसेस हैं जब डायरेक्टली रिएक्ट कर लेती हैं, केमिकली जो रिएक्ट करने वाली गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, जब रिएक्शन करती हैं वाटर के साथ मिलाया जाता है हाई सोल्यूबिलिटी के साथ, तो वो सोल्यूबल मतलब उनके अंदर जब सॉल्यूशन बनाती हैं तो सॉल्यूशन क्या बनता है, जैसे इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन है। उसके बाद हमारी कुछ गैसेज हैं जैसे H2, N2 और O2, ये क्या करती हैं, ये डिसॉल्व करती हैं वाटर, केवल कुछ ही लिमिट तक डिसॉल्व कर पाती हैं। क्यों कर पाती हैं, क्योंकि ये केमिकली रिएक्ट नहीं कर पाती किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या होगी, केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेज होगी। ठीक है, और इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल लो होगी, इसलिए तो बिल्कुल स्मॉल एक्सटेंट तक ये क्या कर पाएंगे, उसके अंदर डिसॉल्व कर पाएंगी। अप टू लार्ज एक्सटेंट कौन कर पाएगा डिसॉल्व, जो ज्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, जिसकी सोल्यूबिलिटी हाई होगी। तो ये हो गया सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। अब जानेंगे इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।